हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1857 की क्रांति तक कि 1857 की क्रांति के रीजन क्या थे और उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन से रीजन से कौन कौन से लीडर थे और कैसे सप्रेशन किया गया, अलग अलग हिस्टोरियंस का व्यू क्या था, वो हमने सारा कुछ देखा था। अब आता है बात कि 1857 के बाद और 1885 के पहले, क्योंकि 1885 एक लैंडमार्क था किस चीज़ का। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो 1885 के पहले और 1857 के बाद ये इस बीच में क्या हुआ, क्योंकि ये एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा हमारा आगे के मूवमेंट के लिए, ठीक है। 1857 में क्या था कि लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि हम मिलकर अगर लड़ें तो हम एक ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट को, अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। उस समय उनका टारगेट क्या था उनका, कि आज़ादी लेना। आज़ादी तो बाद में आया, लेकिन उसके पहले क्या था कि इन सब जो भी हमारे रीजनल लेवल पे रूलर थे या फिर ग्रामीण लोग थे, उनका एस्पिरेशन लोकल था, ठीक है। यानी कि 1857 के पहले कोई अपने इलाके के लिए लड़ रहा है, कोई अपने इलाके के लिए। जैसे मान लीजिए अभी के समय में मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, कोई यूपी के लिए लड़ रहा है, कोई पश्चिम बंगाल के लिए लड़ रहा है, कोई दिल्ली के लिए लड़ रहा है, कोई मध्य प्रदेश के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए। तो 57 में सब यूनाइट होकर लड़े तो उनको लगा कि हाँ ये चीज़ें असर कर सकता है। तो उस समय एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया। वो क्या था, देखिए नेशनलिज्म 1857 जो क्रांति था ना, वो एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट कर दिया। अब उसमें हुआ क्या कि एक राष्ट्रवाद का भावना आया। अब वो राष्ट्रवाद अलग अलग था, लोगों के लिए अलग अलग तरीके से था। तो हम कह सकते हैं कि 1857 क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की जो भावना आया वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। इसलिए इट वॉज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो किसी किसी के लिए राष्ट्रवाद उस समय क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसने एक कंसेप्ट दिया था नेशनलिज्म का, तो वो नेशनलिज्म से लोग अपने आप को जोड़ रहे थे। तो इंडियंस के लिए वो एक राष्ट्रवाद था। फिर क्या था कि उस समय इंडियन रिनेसेंस का भी दौर चल रहा था। जैसे कि आप 19वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स देखेंगे तो अलग अलग मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, सोशल मूवमेंट चल रहे थे, रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे। तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि लोगों को एक नॉलेज वाले पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया चीज़ों को, क्या सही है क्या गलत है। तो लोगों का एक कह सकते हैं रीबर्थ हुआ, अपने आप को पहचानने का, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदला। तो उससे भी लोग राष्ट्रवाद की भावना को लेके आए कि अच्छा ये होना चाहिए। फिर क्या था कि हमारा ब्रिटिश जो थे ना वो कुछ मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, तो उस मॉडर्नाइजेशन के कारण भी राष्ट्रवाद की भावना आया। क्योंकि वो जैसे कैसे वो अलग अलग जगह पे रोड्स बना रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे अपने लिए, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को उससे कनेक्टिविटी, लोग जुड़ रहे थे, एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोगों से मिल रहे थे। तो वो राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पे आई, ठीक है। फिर था ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज। अलग अलग पॉलिसीज जो थे वो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, लोगों को गुस्सा पैदा कर रहा था। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था उन्होंने, उसके बाद सब्सिडी अलायंस लाया था, अलग अलग पॉलिसीज़ लाया था, जैसे आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये सारी चीज़ें मिलके एक राष्ट्रवाद को बनाया। तो ये तो हुआ कि हमारे अलग अलग लोगों के लिए राष्ट्रवाद क्या था उस समय, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका फैक्टर क्या क्या था, क्या ऐसे कारण थे जो कि राष्ट्रवाद की चीज़ों को आगे ला रहा था लोगों को। तो उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रिटिश का पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ लाए थे ना, उसके कारण। अब देखिए ये जो ब्रिटिश ये सब पॉलिसीज़ लाए थे वो अपने लिए लाए थे, ताकि इतने बड़े रीजन को रूल करने के लिए उनको एक सिस्टम चाहिए था, ठीक है। तो देखिए क्या था, अब पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक हम बात करते हैं तो वो क्या होता है। 1857 की क्रांति तक लगभग बहुत बड़े एम्पायर को वो रूल कर रहे थे, ऑलमोस्ट अंग्रेज। और कहा यह जाता है कि उस समय वो जो रीजन था, अंग्रेज़ों ने जो अपना एक साम्राज्य फैलाया था, वो मौर्याज या मुग़ल, इन दोनों के साम्राज्य से भी बड़ा था अंग्रेज़ों का। जैसे कि हिमालय नॉर्थ में खैबर पख्तून जो खैबर पास है पाकिस्तान में, साउथ में केप केमोरिन तमिलनाडु में, और ईस्ट में असम तक, इतने बड़े रीजन को वो हैंडल कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े रीजन को जब वो हैंडल करेंगे
तो उनको कोई सिस्टम चाहिए होगा, हर जगह तो वो जाएंगे नहीं, एक सिस्टम होगा। तो उस सिस्टम के तहत वो क्या किए, कुछ सिस्टम्स उन्होंने बनाया, जैसे कि प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज उन्होंने बनाया, ताकि एक रूल बनाया सके, रूल ऑफ लॉ के तहत वो काम कर सके, ठीक है। उसके बाद यूनिफाइड जुडिशरी लाया, ताकि इस पूरे रीजन में हम जुडिशरी को संभाल पाएँ, कहीं अगर डिस्प्यूट होता है तो। फिर उन्होंने देखा कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, आईपीसी हमने देखा है, इंडियन पिनल कोड वगैरह, उनके उस समय भी उन्होंने लाया था इससे भी ये सब चीज़ें। तो ये कैसे उसको इतने बड़े रीजन को रूल करने के लिए एक सिस्टम, उन्होंने एक हायरार्की बनाया कि हम इस तरीके से रूल करेंगे, वरना ये इतना बड़ा रीजन रूल ही नहीं हो पाता। तो ये सारे चीज़ें उन्होंने बनाया तो अपने लिए था, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोगों से कनेक्ट हो पाए, मिल गए। उनको जब मिलने के बाद अपना आइडिया उनको शेयर किया, उनका आइडिया लिया, तो लोगों में एक यूनिटी की भावना आया, ठीक है ना। तो एक और बड़ा कारण क्या था कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन का 1853 में उन्होंने एक रेलवे ट्रैक के एस्टेब्लिशमेंट किया। फिर पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, पोस्ट कैसे हम करते हैं, चिट्ठी वगैरह। तो ये सारे चीज़ें जो है ना अपने लिए तो कर रहे थे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली इंडियंस भी एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे नेशनलिज्म को ग्रोथ करने में, ठीक है। तो ये पहला कारण है। ऐसे और भी कई कारण हैं, जैसे कि वेस्टर्न थॉट्स, हमारे जो उस समय मिडिल क्लास का एक इमरजेंस हुआ। कुछ जो मिडिल क्लास जो पढ़ाई लिखाई कर लिए, जो पढ़ लिख लिए, उनको क्या लगा कि ब्रिटिश में जो पॉलिसीज़ थी और इंडियन में जो पॉलिसीज़ थी, दोनों को कंपेयर करना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि कितना ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो दूसरा फैक्टर अगर हम कहें तो दूसरा फैक्टर था हमारा वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन हमारा दूसरा फैक्टर था, जिस कारण से राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल हुआ, क्योंकि इसी समय हमारा मिडिल क्लास का जन्म हुआ था। मिडिल क्लास जो कुछ पढ़ा लिखा वर्ग, जो चीज़ों को समझने का पावर रखता था, एनालाइज करने का पावर रखता था। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा आता है कि रोल ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़। अलग अलग जो पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों ने लाया था ना, उसका बहुत बड़ा रोल था। वो एक लोगों में एक रिजेंटमेंट, एक गुस्सा पैदा कर रहा था कि आखिर हम लोगों के लिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि वो पॉलिसीज़ कौन कौन थे, तो देखिए 1876 में लाइडेंस ने पहले क्या किया कि सिविल सर्विसेज का एज जो था ना वो 21 साल से 19 साल कर दिया, ठीक है, पहला। उसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया उन्होंने, यानी कि मीडिया जो है ना उसकी फ्रीडम पे उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लाया कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। और उस समय तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था, कोई न्यूज़ नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तो सिंपल वो प्रिंट मीडिया ही था। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उन्होंने। फिर 1878 में ही उन्होंने क्या था, एक दिल्ली दरबार लगाया। 1877 में दिल्ली दरबार लगाया था। अब वो दिल्ली दरबार में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किया गया, इंडियन पैसे, हमारे यहाँ के जो पैसे थे उसको खर्च किया गया। और उसी समय हमारे देश में बहुत बड़ा अकाल था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ें जो उन्होंने लाया था। फिर 1878 में आर्म्स एक्ट लाया था उन्होंने। तो अलग अलग पॉलिसीज के कारण ये लोगों में यूनिटी और बढ़ता गया। क्लियर है। तो ये राष्ट्रवाद कैसे हमारा पूरा हुआ, यानी कि 1857 से 1885 तक हमारा नेशनलिज्म कैसे ग्रोथ हुआ, क्या क्या फैक्टर थे, अब ये सब चीज़ें हो रही थी। क्लियर है। अब देखिए ये सब जानने के बाद अब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि 1857 से 85 के बीच में क्या क्या इवेंट हुए थे। क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, तो ये आप एक बार नोट जरूर कर लीजिए या फिर इसको समझिए। देखिए 1865 में कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे यहाँ पे हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद रखिएगा। ये इवेंट हैं जो इस ईयर गैप के बीच में हुआ था। 1867 में प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी जो भी इसमें रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल एसोसिएशन हैं उसके बारे में हम अलग पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड रीजनल मूवमेंट्स देखेंगे। अभी के लिए बस आप याद रखिए कि ये चीज़ें हुई थी। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने पुणे में इस्टेब्लिश किया था, जो हमारे
बहुत पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए उन्होंने किया था। 1875 में आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। फिर 1876 में, ये याद रखिए, 1876 में लॉर्ड लाइटन ने, देखिए लॉर्ड लाइटन जो है ना वो 1876 से 1880 इन 4 सालों में इन्होंने बहुत ही तहलका मचाया, अलग अलग इतना वर्स्ट पॉलिसीज़ लाया इंडियंस के लिए सप्रेस करने के लिए कि ये काफ़ी फेमस है। तो 1876 में 21 साल से 19 साल कर दिया सिविल सर्विसेज का एज, जिससे कि बहुत लोग जो मिडिल क्लास थे, मैंने बताया ना कि मिडिल क्लास का जन्म हो चुका था इस साल के भी इन दौरान, तो मिडिल क्लास काफ़ी अपोज किया इस रूल का। 1877 में ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ था। फिर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें प्रेस की आज़ादी को सप्रेस किया गया। 1878 में आर्म्स एक्ट आया। 1883 में इल्बर्ट बिल आया, काफ़ी अच्छा बिल है ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए याद रखिए कि इल्बर्ट बिल आया था। और फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। क्लियर है, ये काफ़ी मेजर इंसिडेंट है। तो यहाँ तक तो हमने पूरा कवर कर लिया। अब एक चीज़ और बच रहा है कि 1885 में तो कांग्रेस का जन्म हो गया, लेकिन क्या उसके पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था? क्या ऑर्गेनाइजेशन था? वो क्या क्या थे उस समय? क्या था कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अलग अलग जो एसोसिएशन थे उनके डिमांड लोकल थे, रीजनल थे, ग्लोबल यानी कि एक इंडिया लेवल पे नहीं थे। इसलिए कहते हैं कि 1885 एक लैंडमार्क है हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसके बाद जो भी मुद्दे होंगे ना वो नेशनल लेवल पे चलेंगे हमारे, यानी कि रीजनल लेवल से उठ के लोग एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे नेशनली हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 1885 के पहले कौन कौन से मेजर एसोसिएशन थे और एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या थे बिफोर आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पहले कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन थे और उन पॉलिटिकल एसोसिएशन का डिमांड क्या था, नेचर क्या था। तो इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एसोसिएशन अर्ली हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कैसा था और पॉलिटिकल एसोसिएशन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कैसा था। तो अगर हम बात करें अर्ली हाफ में, यानी कि 1800 से 1850 तक, तो वो मेनली अरिस्टोक्रेटिक फैमिली यानी कि वेल्दी पीपल्स या फिर सिंगल एक हैंडेड डोमिनेटेड पर्सन के द्वारा चलाया जा रहा था। यानी कि मेनली इसमें जो अमीर लोग हैं या जिनको सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव, अपने डिमांड को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, सिर्फ वही तरह के एसोसिएशंस होते थे जिनको लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो इसमें मेनली देखिए कि अर्ली हाफ में ये डोमिनेटेड था वेल्दी पीपल्स के द्वारा, अरिस्टोक्रेटिक पीपल्स के द्वारा, और इनका जो डिमांड था ना वो बेसिकली रीजनल था या फिर लोकल था। यानी कि मान लीजिए मैं अपने इस एरिया में रहता हूँ तो मैं बस इस एरिया के बारे में सोचूंगा, मुझे अपने शहर के बारे में या नेशनल लेवल पे या राज्य लेवल पे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका नेचर था। इनका डिमांड क्या था? जो 1800 से 1850 तक इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म हो और एजुकेशन को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, प्लस जो ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस का शामिल हो, यानी कि इंडियंस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। ये था हमारा 1800 से 1850 तक का नेचर था, ठीक है। 1850 से 1900 में ऐसा क्या हुआ? तो 1850 से 1900 के बीच में क्या हुआ कि हमने अभी देखा था कि मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जो थोड़ा पढ़ लिख गए, अपने रैशनल थिंकिंग को अप्लाई करना शुरू किया, चीज़ें क्या सही हैं क्या गलत है उनको क्वेश्चनिंग करना शुरू किया। तो 1850 से 1900 के बीच में जो हमारे मूवमेंट्स हैं ना वो डोमिनेट किए गए मेनली मिडिल क्लास के द्वारा। और उसमें कौन कौन से आते थे? डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए अलग अलग, ठीक है ना। तो इनके द्वारा मूवमेंट को लीड किया गया। इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड लोकल या रीजनल नहीं था, बल्कि एक वाइडर पर्सपेक्टिव था उनका। अपने एरिया, अपने समाज, अपने जगह से उठकर वो एक बड़े लेवल पे मूवमेंट को लीड करने की कोशिश कर रहे थे। और उनका एक और कोशिश था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो। तो ये हमारा एक पॉलिटिकल एसोसिएशन आईएनसी के पहले ये एक नेचर था। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे,
इन 3 जगह, चूँकि यही पावर सेंटर थे उस समय, तो इन 3 जगह पे कौन कौन से मूवमेंट थे हमारे, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले, वो कौन कौन से रीजन में थे। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 पावर सेंटर्स थे हमारे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे अंग्रेज़ों के। तो उस समय यहाँ पे आईएनसी के पहले कौन कौन से एसोसिएशन थे वो हम देखते हैं। तो बंगाल की बात करें तो बंगाल में 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा था। क्लियर है, ये 1836 में था। किया किसने था? एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के एसोसिएट्स ने इस एसोसिएशन को फॉर्म किया था। ठीक है, फिर 1837 यानी कि 1 साल के बाद जमींदारी एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया। ये हमारा पहला एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था मॉडर्न इंडिया का, और इसी जमींदारी एसोसिएशन को हम लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको इस्टेब्लिश किया था द्वारकानाथ टैगोर एंड राधाकांत देव ने किया था। क्लियर है। फिर 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आया था, इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन काम क्या था? मेन ये था कि समाज के सभी वर्गों के लिए कि वेलफेयर हमारा हो। वेलफेयर कैसे हो, इसका कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था ये। तो 1843 में ये हो गया वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर हमारा 1866 में आया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा, ये ऐसा एसोसिएशन था जो इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में इस्टेब्लिश किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। फिर 1875 में इंडियन लीग आया था। इंडियन लीग कौन किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, और 1 साल के बाद 1876 में इसी इंडियन लीग को सुपरसीड किसने किया था? वो किया था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने किया था। और याद रखिए, ये जो एसोसिएशन था ये प्री कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले के जितने भी एसोसिएशन हैं उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन था ये वाला, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। तो ये सारे हमारे बंगाल में हुए। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा एसोसिएशन और मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे वहाँ पे। इसलिए भी कहते हैं कि बंगाल एक नोबल लॉरेट्स का एक प्लेस था, यानी कि वहाँ से इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग निकले हैं कि इंडियन सिस्टम, इंडियन रिवॉल्यूशन को उन्होंने लीड किया है फ्रंट से। बंगाल के बाद हम देखते हैं बॉम्बे में कौन कौन से हमारे एसोसिएशंस थे। तो बॉम्बे में 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसको किया था एस्टेब्लिश महादेव गोविंद रनाडे यानी कि MG रनाडे ने। क्यों किया गया था ये? ताकि ब्रिटिश में और लोगों में एक ब्रिज की तरह काम कर सके कि जो पीपुल है उनका डिमांड क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और अंग्रेज जो है वो क्या कहना, उनके बीच में एक ब्रिजिंग का काम करना। फिर आता है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसको इस्टेब्लिश किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, फिरोज शाह मेहता ने एंड KT तेलांग ने। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा 1867 में और 1885 में 2 एसोसिएशन। देखिए ऐसे एसोसिएशन बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मेजर वन थे, जो मेजर वन काफ़ी ज़्यादा बुक्स में या फिर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बंगाल की, बॉम्बे की बात हो गई, बंगाल की बात होगी। अब बात करते हैं मद्रास में। तो मद्रास में एक हमारा था मद्रास महाजन सभा। ठीक है, मद्रास महाजन सभा को इस्टेब्लिश किया था V राघवाचारी ने, सुब्रमण्यम अय्यर ने और P आनंदाचार्लू ने। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था, और 1885 में बनने के पहले ये अलग अलग एसोसिएशन एग्जिस्ट करते थे। तो ब्रीफली मेंस में कभी कभी आता है नोट्स लिखने के लिए कि प्री कांग्रेस कौन कौन से एसोसिएशन थे, उनका क्या इम्पैक्ट था, और दूसरा प्रीलिम्स में कई बार आ जाते हैं कि ये एसोसिएशन किसने एस्टेब्लिश किया, कब हुआ, उसका काम क्या था। तो आप इसका देखकर अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ऐसे तो आपने अभी समझ ही लिया ये। ठीक है, और बाकी ये पॉइंट जो है ना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 से 1885 के बीच में ये लैंडमार्क इंसिडेंट्स हुए थे। क्लियर है। तो इस तरीके से 1857 से लेकर 1885 तक में क्या हुआ था वो मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे के बाद कि कैसे आगे
मॉडरेट फेज आएगा, यानी कि 1885 से 1905 तक मॉडरेट फेज आएगा। मॉडरेट्स जो हमारे हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर 1905 से 1918 तक जब गांधी जी नहीं आए थे 1917 तक, तो हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज था, यानी कि उनको ज़्यादा पिटिशन में उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो मतलब रिएक्शनरी थे वो। फिर 1917 में जो गांधी जी आएंगे तो कैसे फिर हमारा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, वो आगे हम चलेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। फिर आगे आएंगे तो 22 में चौरा चौरी कांड। फिर आगे जाएंगे तो कैसे हमारा स्वराज का कंसेप्ट आया, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें लाइन में हैं। तो अब हमारा इसके बाद से हमारा फोकस ये रहेगा 1885 ऑनवर्ड्स। क्लियर है? पीछे के 3 वीडियो आप देख लीजिए, मैंने 1857 रिवोल्ट को काफ़ी डिटेल्स में कवर किया है, बहुत डिटेल्स में कवर किया है। तो वो 3 वीडियो हैं, प्लस में ये आपने देखा अभी, तो आप देखिए, इसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।